हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी आईक्यू पर। आज हम लोग इस सेशन में प्राचीन भारत का इतिहास, वैदिक काल वन लाइनर सीरीज, ठीक है, वन लाइनर की सीरीज में वैदिक काल का इतिहास, वैदिक काल साहित्य, वैदिक काल सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन आंसर का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करें हम लोग। वैदिक काल 100 वन लाइनर क्वेश्चन आंसर्स हैं यहां पर। ऋग्वेद काल या ऋग्वैदिक काल से स्टार्ट है। पहला प्रश्न जो है, पहला प्रश्न, ऋग्वेद की रचना किस काल में हुई? तो ऋग्वेद की रचना जो हुई है वो ऋग्वैदिक काल में हुई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब हम लोग वैदिक काल, क्या वैदिक काल, यहां ध्यान से देखें कि जब हम लोग वैदिक काल या वैदिक सभ्यता का अध्ययन करते हैं तो इसको दो भागों में विभाजित कर लेते हैं। एक को हम लोग कहते हैं ऋग्वैदिक काल, क्या बोलेंगे, ऋग्वैदिक काल, और एक को बोलते हैं उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। क्लियर है? उत्तर वैदिक काल। तो वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो कितना है? वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक है। लेकिन जो ऋग्वैदिक काल है, जो ऋग्वैदिक काल है, इसका टाइम पीरियड है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, और उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व यानी कि BC तक है। ठीक है, क्लियर है? यहां तक बात क्लियर हुई? तो जो ऋग्वेद है इसकी रचना कब हुई? तो बताएंगे ऋग्वैदिक काल में, यानी कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक जो है इसका टाइम पीरियड रहा है। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि नवीनतम मंडल कौन है, तो क्या बताएंगे? पहला और 10वां, ये पहला और 10वां जो है ये सबसे नया मंडल है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां ये जो है सबसे प्राचीन मंडल है। ठीक है। ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं। कितने हैं? 1028 सूक्त हैं। अगर आपसे मंत्र पूछ लिया जाता कि ऋग्वेद में जो मंत्रों की संख्या कितनी है, तो बताएंगे 10,580 कुल मंत्र है। यह भी आप याद रखेंगे। ठीक है। ऋग्वेद की रचना किस भाषा में हुई? तो ऋग्वेद की रचना जो है वो वैदिक संस्कृत में हुई है। क्लियर है? वैदिक संस्कृत। ऋग्वेद का मुख्य देवता कौन था? तो ऋग्वेद का मुख्य देवता जो है वो इंद्र है। यहां तक बात आप लोग समझ गए होंगे। ये वन लाइनर क्वेश्चन आंसर है, 100 वन लाइनर है, आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर आपको विस्तृत अध्ययन करना है, सब्जेक्टिव नॉलेज लेना है, विस्तृत अध्ययन अगर आपको करना है, स्टडी आईक्यू मंत्रा, स्टडी आईक्यू मंत्रा यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो वहां पर आपको इसका जो है विस्तृत अध्ययन कर पाएंगे। वहां पर जो है इतिहास सीरीज का विस्तृत अध्ययन चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में प्राचीन भारत के जो है वैदिक काल को समाप्त कर दिया है। क्लियर है? ओके, चले आगे देखें। अगला जो प्रश्न है, ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किस देवता को समर्पित हैं? तो ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त जो है वो इंद्र देवता को समर्पित हैं। और कितने सूक्त समर्पित हैं? तो बताएंगे 350।
350 सूक्त जो है इंद्र देवता को समर्पित है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अग्नि को ऋग्वेद में क्या कहा गया है। तो अग्नि को ऋग्वेद में देवों का मुख कहा गया है। अग्नि को देवों का मुख कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो ऋग्वैदिक आर्यों का जो है ये मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। अगर यह सभ्यता पूछी जाए कैसी थी तो क्या बताना है, कहेंगे यह ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, यह पूर्णतः ग्रामीण सभ्यता थी। जबकि आप जानते हैं कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो पूर्णतः नगरीय सभ्यता थी, परंतु वैदिक सभ्यता है वो पूर्णतः कैसी है, वो ग्रामीण सभ्यता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि ऋग्वैदिक काल में भूमि का स्वामित्व किसका था। तो जो ऋग्वैदिक काल में भूमि का स्वामित्व जो है वो जनजाति का था। ठीक है, जनजाति का था। यहां तक आप लोग बेहतर समझ पाए होंगे। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। और जो अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक काल की सबसे छोटी सामाजिक इकाई क्या थी। तो ऋग्वेद काल की सबसे छोटी सामाजिक इकाई कुल थी। और इसका जो मुखिया होता था, मुखिया या प्रमुख कौन होता था, तो उसे क्या कहते थे, उसे कुलपति कहते थे। क्या कहते हैं भाई, उसे कुलपति कहते थे। क्लियर है। कुल का मुखिया कौन होता था, कुलप होता था। कुलप कहें या फिर कुलपति कहें, क्या कहें, कुलप कहें या फिर कुलपति कहें, बात एक ही है, ध्यान रखेंगे। ग्राम का प्रमुख कौन होता था। तो ग्राम का प्रमुख ग्रामणी होता था। विष का प्रमुख कौन होता था। तो विष का प्रमुख विस्पति होता था। और जन का प्रमुख कौन होता था। तो जन का प्रमुख राजा होता था। इसकी संरचना कैसे होती थी। तो सबसे ऊपर जो है वो जन होता था, फिर जन के नीचे क्या होता था, विष होता था। क्या होता था, विष होता था। विष से छोटी इकाई क्या होती थी, ग्राम होती थी। विष से छोटी इकाई ग्राम होती थी और सबसे छोटी इकाई क्या होती थी, तो वो कुल होती थी। अब आप जान गए कि जन का प्रमुख कौन होता था, राजा होता था। कौन, राजा, जिसे राजन भी कहा गया है, राजन भी कहा गया है। ठीक है। और राजन शब्द का ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख हुआ है, तो 175 बार उल्लेख हुआ है, यह ध्यान रखेंगे। फिर विष का जो प्रमुख होता है उसे विस्पति कहते थे। क्या बोलते थे दोस्त, तो उसे विस्पति बोलते थे। और ग्राम के जो प्रमुख होता था उसे ग्रामणी बोलते थे। क्या बोलते थे, ग्रामणी बोलते थे। और कुल के मुखिया को कुलप या कुलपति बोलते थे। ये आप लोग याद रखेंगे, यह संरचना आप लोग याद रखेंगे। और यहां से प्रश्न अच्छे पूछे जाते हैं। राजा को कर क्या कहा जाता था, यानी कि ये कह रहा है कि राजा द्वारा लगाए गए कर को क्या कहते थे, तो उसे बलि कहा जाता था। क्या कहा जाता था, बलि कहा जाता। यानी कि कर, राजा द्वारा लगाए गए कर को क्या कहा जाता था, या ऐसे कहो सीधे कर को क्या कहा जाता था। यह छोड़ दो, राजा को छोड़ दो, कर को क्या कहा जाता था, तो बलि कहा जाता था। ठीक है। चल, ऋग्वैदिक काल में सभा क्या थी। तो ऋग्वैदिक काल में सभा जो है एक राजनैतिक परिषद थी। क्या थी, सभा एक राजनैतिक परिषद थी या एक संस्था थी, राजनैतिक संस्था थी। कैसी थी, राजनैतिक संस्था थी। ठीक है, संस्था थी सभा। और यह सभा जो है, इस सभा की तुलना जो है आधुनिक राज्यसभा से की गई। कैसे, आधुनिक राज्यसभा से इसकी तुलना की गई है। आधुनिक राज्यसभा से तुलना की गई है। और इसमें कौन भाग ले सकता था, तो विद्वान लोग ही भाग ले सकते थे। एक दूसरी राजनीतिक संस्था होती थी, उसे समिति कहा जाता था। सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां माना गया है। एक तीसरी सभा थी, उसे विदत कहते थे। और विदत में प्राय स्त्रियां भी भाग ले सकती थी। लेकिन आप जानते हैं कि वैदिक काल में स्त्रियों की दशा अच्छी नहीं थी।
ठीक है, बावजूद इसके जो है ये यहाँ पर विदत में स्त्रियां प्रतिभाग करती थी। चलो, बाकी विस्तृत अध्ययन आप जो है स्टडी IQ मंत्रा से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, समिति का कार्य क्या था? तो समिति का कार्य था राजा का चयन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कैसी थी? तो ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था लचीली थी, परंतु जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आया, ध्यान से सुनते रहिए, उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कैसी हो गई? वो कठोर हो गई थी। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई थी। अब जो है वर्ण कैसी थी? वो जन्मजात हो गई, ठीक है, जन्मजात हो गई। यहां पर दास प्रथा का भी प्रचलन था। 7 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। 4 वर्ण थे। यहां आप नीचे देखें कि ऋग्वेद में कितने वर्णों का उल्लेख है? तो ऋग्वेद में 4 वर्णों का उल्लेख है। ऋग्वेद में 4 वर्णों का उल्लेख है, और वे 4 वर्ण कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इन जो वर्णों का उत्पत्ति जो है वो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से मानी गई है कि वर्णों का जो उल्लेख है ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में मिलता है, और यह बताया गया है कि इनका जो जन्म जो है वो एक पुरुष यानी कि ब्रह्मा से माना गया है। ठीक है, क्लियर? चल नेक्स्ट आगे देखें। ऋग्वैदिक काल में दास शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो दास शब्द जो है शत्रु या पराजित लोगों के लिए प्रयुक्त हुआ है। शत्रु या पराजित लोगों के लिए प्रयुक्त हुआ है, और 7 प्रकार के दासों का उल्लेख भी मिला है। ऋग्वैदिक काल में युद्ध को क्या कहा जाता था? तो ऋग्वैदिक काल में युद्ध को गविष्टि कहा गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में नदी सबसे अधिक किसे कहा गया है? तो किसे सर्वाधिक जो है सिंधु नदी को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती नदी को क्या कहा गया है? तो सरस्वती नदी को नदियों की माता कहा गया है, नदी तमा कहा गया है। क्या कहा गया है? नदी तमा कहा गया है। ठीक है, देवी तमा भी इसमें कहा गया है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ऋग्वैदिक काल में मुद्रा का प्रचलन था या नहीं? तो ऋग्वैदिक काल में मुद्रा का प्रचलन नहीं था। यहां पर जो व्यापार है वो वस्तु विनिमय से होता था। हालांकि व्यापार बहुत बड़े पैमाने पर नहीं हो रहा था, बस यहां पर वस्तु विनिमय चल रहा था। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में शिक्षा मौखिक थी या लिखित? तो बताएंगे शिक्षा यहां पर मौखिक थी। ठीक है, मौखिक शिक्षा थी। उत्तर वैदिक काल की प्रमुख आजीविका क्या थी? तो उत्तर वैदिक काल की प्रमुख आजीविका कृषि थी, जबकि ऋग्वैदिक काल की प्रमुख आजीविका क्या थी? तो पशुपालन थी। ठीक, ध्यान रखेंगे, ऋग्वैदिक काल पशुपालन, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल कृषि। क्लियर? चल आगे देखते हैं हम लोग। प्रश्न अगला है, उत्तर वैदिक काल में लोहे को क्या कहा गया है? तो उत्तर वैदिक काल में लोहे को कृष्ण अयस्क कहा गया है। क्या कहा गया है? कृष्ण अयस्क कहा गया है। लोहे के प्रथम साक्ष्य कब मिले हैं? तो प्रथम शताब्दी में मिले हैं। कब मिले हैं भाई? प्रथम शताब्दी में मिले हैं। इससे पहले लोहे का प्रयोग होता था? तो बताएंगे नहीं। और कहां से मिले हैं? तो बताएंगे अतरंजी खेड़ा। कहां से भी मिले हैं? अतरंजी खेड़ा से लोहे के साक्ष्य मिले हैं। क्लियर है? क्लियर। अगर आपसे पूछा जाए क्या ऋग्वैदिक कालीन लोग लोहे से परिचित थे? तो कहेंगे नहीं, उत्तर वैदिक कालीन लोग जो है लोहे से परिचित थे। ठीक है, उससे पहले किससे परिचित थे? किस धातु से? तो कांस्य धातु से।
तांबे से परिचित थे। क्लियर है ना? चल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कैसी हो गई थी? तो उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई थी, जबकि ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था लचीली थी। और इसी कठोरपन के कारण ही आगे चल के धार्मिक आंदोलन होता है। धार्मिक आंदोलन होता है जिसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म, भागवत धर्म आदि धर्मों का उदय होता है, जिसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो है आपका बौद्ध धर्म से संबंधित रहेगा। स्टडी आईक्यू मंत्रा ध्यान रखेंगे, @स्टडी आईक्यू मंत्रा पर आप जो है इसका विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं, और यहां पर जो है आपको वन लाइनर क्वेश्चन आंसर मिलते रहेंगे। ठीक है, फास्ट रिवीजन, फास्ट स्टडी। ब्राह्मण ग्रंथ किस काल से संबंधित है? तो ब्राह्मण ग्रंथ जो है ये उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। उत्तर वैदिक काल, इस समय जो है वेदांतों की रचना हुई, वेदांगों की रचना हुई है, आर्यक लिखे गए हैं। क्लियर है? उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108 उपनिषद है। क्लियर? 108 उपनिषद है। चल, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? तो उपनिषदों का जो मुख्य विषय है वो ब्रह्मा और आत्मा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उत्तर वैदिक काल में भूमि का स्वामी कौन था? तो उत्तर वैदिक काल में भूमि का स्वामी व्यक्ति था। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी भूमि का स्वामी होता था। अगला प्रश्न जो है, राजा की शक्ति किस काल में बढ़ी? तो राजा की शक्ति उत्तर वैदिक काल में बढ़ गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में राजा को क्या कहा जाने लगा? तो उत्तर वैदिक काल में राजा को सम्राट कहा जाने लगा। क्लियर है? राजा की शक्ति बढ़ती जाती है। इसके बाद जो है धार्मिक आंदोलन होता है, और उसके बाद महाजनपद का उदय होता है, जिसे मगध साम्राज्य का उदय होता है। ठीक, वो आगे हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए देखें, अगला क्वेश्चन जो है, अश्वमेध यज्ञ का उद्देश्य क्या था? तो अश्वमेध यज्ञ का उद्देश्य जो है सार्वभौमिक सत्ता स्थापित करना। अश्वमेध यज्ञ, यह यज्ञ एक अनुष्ठान था। इस यज्ञ में एक घोड़े को छोड़ा जाता था, और वह घोड़ा जहां तक जाता था और उसका कोई विरोध अगर नहीं करता तो मान लिया जाता था कि यह क्षेत्र उस राजा के अधीन है। यदि उस घोड़े को कोई पकड़ता था तो उसके खिलाफ युद्ध की घोषणा होती थी। ठीक, तो सार्वभौमिक सत्ता स्थापित करना अश्वमेध यज्ञ का मुख्य उद्देश्य था। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, राजसूय यज्ञ किसके लिए किया जाता था? तो राजसूय यज्ञ जब होता था तो वो राजा के अभिषेक के लिए होता था। मतलब जो है राजा का वहां नामांकन होता था, राज्य अभिषेक किया जाता था। किसी भी व्यक्ति को उस दिन से राजा स्वीकार कर लिया जाता था। क्लियर है? अगला प्रश्न है, वाजपेयी यज्ञ किससे संबंधित था? तो वाजपेयी यज्ञ जो है वो शक्ति प्रदर्शन से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति का महत्व कैसा था? तो सभा और समिति का महत्व जो है वो कम हो गया था। तो बढ़ किसका गया था? तो राजा का महत्व बढ़ गया था। जहां ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति भी राजा को सुझाव दिया करते थे और राजा उन पर विचार करते थे, परंतु अब यहां पर जो इनका महत्व कम होने लगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी हुई? तो उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई है। अगला क्वेश्चन देखें,
उत्तर वैदिक काल में बाल विवाह की शुरुआत हुई या नहीं? तो उत्तर वैदिक काल में बाल विवाह की शुरुआत हो चुकी थी। क्लियर है? और यहां जो है सती प्रथा का भी प्रारंभ हो गया था। वैसे तो सती प्रथा के साक्ष्य जो मिलते हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होते हैं, लेकिन उत्तर वैदिक काल में सती प्रथा प्रचुर मात्रा में आ गई थी, वर्चस्व हो गया था यहां पर। अगला क्वेश्चन देखें, सती प्रथा का प्रारंभ किस काल में हुआ? तो उत्तर वैदिक काल में हुआ। गोत्र प्रथा किस काल में प्रचलित हुई? तो उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा प्रचलित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उत्तर वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य क्या था? तो उत्तर वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य धार्मिक ज्ञान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मणों की स्थिति किस काल में सर्वोच्च हुई? तो उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों की स्थिति बहुत बेहतर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षत्रियों का मुख्य कार्य क्या था? तो क्षत्रियों का मुख्य कार्य क्या था? शासन करना और युद्ध करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्य का मुख्य कार्य क्या था? व्यापार और कृषि करना वैश्य का मुख्य कार्य था। शूद्रों का मुख्य कार्य क्या था? तो शूद्रों का मुख्य कार्य था सेवा करना। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में कर को क्या कहा जाता था? तो उत्तर वैदिक काल में कर को भाग कहा जाता था, जबकि ऋग्वैदिक काल में कर को क्या कहते थे बताओ? तो ऋग्वैदिक काल में कर को बलि कहते थे। क्या कहते थे भाई? बलि कहते थे। और यहां क्या कह रहे हैं? यहां भाग कह रहे हैं। तो आप लोग ये जो है ध्यान रखेंगे। तुलनात्मक अध्ययन बहुत जरूरी है भाई, तुलनात्मक अध्ययन बहुत जरूरी है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ग्रामों के समूह को क्या कहा जाता था? तो ग्रामों के समूह को जनपद कहा जाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महाजनपदों का उदय किस काल में हुआ? तो महाजनपदों का उदय जो है उत्तर वैदिक काल में प्रारंभ हो जाता है। ठीक, उत्तर वैदिक काल में महाजनपदों का उदय प्रारंभ हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि वैदिक साहित्य व धर्म, इस पर देखेंगे हम लोग, अध्ययन करेंगे। वैदिक साहित्य व धर्म की बात करें। 4 वेदों के नाम क्या है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। ऋग्वेद ये सबसे प्राचीन वेद है, ध्यान रखेंगे। ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीन वेद है। और इसका उपवेद क्या है? तो इसका उपवेद की बात करेंगे तो आयुर्वेद है। क्या है? आयुर्वेद है। जबकि यजुर्वेद का उपवेद क्या है? तो धनुर्वेद है। सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्व वेद है। और अथर्ववेद का उपवेद क्या है? तो क्या बताएंगे? औषधि है, औषधि वेद। ठीक है। यजुर्वेद का संबंध किससे है? तो यजुर्वेद का संबंध यज्ञ विधि से है। सामवेद का संबंध किससे है? तो सामवेद का संबंध संगीत से है। अथर्ववेद का संबंध किससे? तो अथर्ववेद का संबंध जो है जादू टोना व रोग निवारण से है। ये आप लोग याद रखेंगे। बहुत ही बेहतर प्रश्न है जो कि डायरेक्ट परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से इनका अध्ययन करें। महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है, इन्हें आप नोट भी करते रहें, ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी आप जो है पीडीएफ अगर आपको चाहिए, पीडीएफ के लिए जो है हमारा व्हाट्सएप नंबर 9415670879 पर व्हाट्सएप करें तो आपको जो है पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। ठीक है। विस्तृत अध्ययन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है? तो ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो यज्ञ व्याख्या से है।
कि यहाँ ब्राह्मण ग्रंथों में अनुष्ठानों को जो है विधि को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आर्यक ग्रंथ किससे संबंधित है? तो आर्यक ग्रंथ जो है वनवासी साधना से संबंधित है, यानी कि जंगल साधना से संबंधित है आर्यक। आर्यक किसे कहा गया है? तो बताएंगे आर्यक वे ग्रंथ हैं जिनकी रचना जंगल में रहकर की गई है। वेदों का अंतिम भाग क्या कहलाता है? तो वेदों का अंतिम भाग जो है उपनिषद कहलाता है, उपनिषद कहलाता है। ठीक है, उपनिषदों की रचना जो है वो गुरु के समीप बैठकर की गई है। उपनिषदों की रचना गुरु के समीप बैठकर की गई है। आर्यों की रचना जंगल में रहकर की गई। ये प्रश्न पॉइंट भी आप लोग याद रखेंगे। वेदों को क्या कहा जाता है? तो वेदों को अपौर से कहा जाता है। गाय को क्या माना जाता है? तो गाय को माना गया है, क्या माना गया है? तो अघन्या माना गया। अघन्या, ना मारे जाने वाला, ना मारे जाने वाला, अघन्या, जिसका वध न किया जा सके। ठीक है, ऋग्वेद में विवाह को क्या कहा गया है? तो ऋग्वेद में विवाह को गृहस्थाश्रम कहा गया है। क्या कहा गया? गृहस्थाश्रम कहा गया है। आश्रम कितने हैं? तो आश्रमों की संख्या अगर आपसे पूछी जाए, आश्रम कितने हैं, तो क्या बताएंगे? 4 आश्रम है। कौन कौन से हैं? तो क्या बताओगे? संन्यास, पहला संन्यास। दूसरा कौन सा है? तो दूसरा क्या बताओगे? गृहस्थ आश्रम है। कौन सा है? गृहस्थ है। तीसरा क्या है? वानप्रस्थ है। क्या है भाई? वानप्रस्थ है। और चौथा क्या है? तो बताएंगे संन्यास है। ठीक है, चौथा क्या है? संन्यास है। इन चारों आश्रमों का उल्लेख किस में है? किस उपनिषद में है? तो बताएंगे जाबालो उपनिषद में है। जाबालो उपनिषद में है। ठीक है, चारों आश्रमों का उल्लेख जाबालो उपनिषद में है, जबकि पहले के 3 जो आश्रम हैं, संन्यास, ब्रह्मचर्य है। पहला ब्रह्मचर्य है, यहां पे आप लिखेंगे ब्रह्मचर्य, गलत हो गया, सॉरी, ब्रह्मचर्य। तो ये जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, ये 3 जो आश्रम है, इनका उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में, किसमें है? छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद में है। ठीक, ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल का मुख्य पेय क्या था? सोम रस। क्या था? सोम रस की बात करेंगे, या सोम कहेंगे, शराब। ठीक है, याद रखें। चले, सोम किससे बनाया जाता था? तो सोम किससे बनाया जाता था? वनस्पति से बनाया जाता था, फलों आदि से, फलों के रस से बनाया जाता था सोम रस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक देवता प्रकृति आधारित थे या नहीं? तो बिल्कुल ऋग्वैदिक देवता जो है वो प्रकृति आधारित थे। ठीक है, जैसे सूर्य, चंद्र आदि जो है रहते हैं। क्लियर है? चलो, इंद्र किसके देवता थे? तो इंद्र वर्षा और युद्ध के देवता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वरुण किसके देवता थे? तो वरुण जो है वो नैतिक व्यवस्था के देवता थे। मित्र किसके देवता थे? वो मित्रता के देवता थे। अगला क्वेश्चन जो है, पूषण किससे संबंधित देवता थे? तो पूषण जो है वो पशुओं के रक्षक थे, या पशुओं से संबंधित देवता माने जाते थे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में लिखित लिपि थी या नहीं? तो ऋग्वैदिक काल में लिखित लिपि नहीं थी, मौखिक थी।
उत्तर वैदिक काल में नारी का विकास हुआ या नहीं? तो हुआ। सभा का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो सभा का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, सभा और समिति विदत। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। वैदिक समाज किस प्रकार का था? तो पितृसत्तात्मक था। वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी, यह याद रखेंगे। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां शिक्षा ग्रहण कर सकती थी या नहीं? तो कर सकती थी। प्रसिद्ध विदुषी स्त्री कौन थी? तो घोषा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो गायों के लिए युद्ध हुआ करता था, गायों के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में सामाजिक असमानता बढ़ी या नहीं? तो सामाजिक असमानता बढ़ गई, वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई। अगला क्वेश्चन, वैदिक काल में दास प्रथा थी या नहीं? तो वैदिक काल में दास प्रथा जो है सीमित रूप में थी। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में भोजन कैसा था? तो ऋग्वैदिक काल में भोजन मांसाहार व दुग्ध था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में कृषि का महत्व क्यों बढ़ा? लोहे के प्रयोग से कृषि का महत्व बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पर यंत्र बनाए जाने लगे और जिससे जो है कृषि करना आसान हो गया। ठीक है। वैदिक धर्म किस पर आधारित था? तो वैदिक धर्म यज्ञ पर आधारित था। ऋग्वैदिक आर्य कहां बसे थे? तो सप्त सैंधव क्षेत्र में ऋग्वैदिक आर्य बसे थे। उत्तर वैदिक काल का प्रमुख क्षेत्र कौन सा था? तो गंगा यमुना दोआब था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लेखित युद्ध कौन सा है? तो क्या बताएंगे? 10 राग युद्ध है, 10 जनों के बीच में हुआ था राजा सुदास के साथ पुरसुड़ी नदी के किनारे। 10 राग युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? पुरसुड़ी नदी के किनारे। उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था विकसित हुई। हाँ बिल्कुल, 4 आश्रम पहले बता चुका हूं। 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। वेदों की संख्या 4। वैदिक काल में राजा की सेना को क्या कहा जाता था? सेना। वैदिक काल में कानून किस पर आधारित था? धर्म पर आधारित था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण ग्रंथ क्यों लिखे गए? यज्ञ को जटिल बनाने हेतु लिखे गए। ऋग्वैदिक काल में कर अनिवार्य था या स्वैच्छिक? तो स्वैच्छिक था। उत्तर वैदिक काल में कर अनिवार्य हुआ या नहीं? बिल्कुल अनिवार्य हो गया। अगला क्वेश्चन देखें, ऋग्वैदिक समाज किस प्रकार का था? तो जनजातीय समाज था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उत्तर वैदिक समाज कैसा था? तो वर्ग आधारित था। अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में प्रमुख धातु कौन सी थी? तांबा। ऋग्वैदिक काल की बात करें तांबा, उत्तर वैदिक काल में लोहा। उत्तर वैदिक काल का प्रमुख धातु लोहा। ऋग्वैदिक काल में नगर थे या नहीं? तो नहीं थे, या ग्रामीण था, ग्रामीण सभ्यता थी, ध्यान रखेंगे। उत्तर वैदिक काल में नगरों का विकास हुआ? हाँ हुआ। वैदिक काल का मुख्य धार्मिक कर्मकांड क्या था? यज्ञ। और नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम प्रश्न है, वैदिक सभ्यता किस नदी सभ्यता से जुड़ी मानी जाती है? तो सिंधु नदी से जुड़ी हुई मानी जाती है। तो हम लोगों ने वैदिक काल, वैदिक सभ्यता के टॉप 100 क्वेश्चंस को पढ़ लिया है, समझ लिया है, इसका बेहतर तरीके से अध्ययन कर लिया है। उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को भी बेहतर समझ में आया हो। बाकी जो है अगला जो वीडियो रहेगा वो बौद्ध धर्म से संबंधित टॉप 100 क्वेश्चंस लेकर आएंगे, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है। हमारा चैनल जो है एग्जाम स्टडी IQ, आप लोग देख ही रहे हैं IQ, इसको सब्सक्राइब करें। और जो विस्तृत अध्ययन के लिए जो है स्टडी IQ मंत्रा, इसको भी आप लोग जो है विस्तृत अध्ययन के लिए सब्सक्राइब करें।
ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।